हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग ग्लोरियस। हमारे चैनल के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इससे पहले हमने देखा कि 14 जुलाई वेस्टिन पर हमला हुआ है। 4 अगस्त को नेशनल असेंबली ने जो टैक्सेस था वो रिजेक्ट कर दिए हैं और 1791 को फ्रांस में किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई है, लेकिन इसके बाद फ्रांस में किस तरह से मोनार्की आने के बाद उन्होंने किस तरह से कुछ लोगों को अधिकार दिए थे। इससे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस में पूरा समाज 3 टेस्ट में डिवाइड हुआ था, लेकिन रिवॉल्यूशन होने के बाद भी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के आने के बाद भी फ्रांस में कुछ लोगों को कोई बता सकता है कि राजतंत्र में किस तरह से कुछ कमियां या लिमिटेशंस हमें देखने को मिलते हैं। कोई बता सकता है? ज्यादा सैलरीज वाले लोग थे, यानी कि नियर अबाउट 3 डेज के वर्कर्स की जो वेल्थ होती है उनको ही एक्टिव सिटीजन्स यानी कि वोटिंग का अधिकार दिए थे। लेकिन जो टैक्स पेबल नहीं थे, जो टैक्स अदा नहीं करते थे, उनको ये अधिकार वोटिंग का नहीं दिया था। ये एक कमियां या ये वन लिमिटेशन, वो सब लिमिटेशन हमें देखने को मिलती है और हमें मालूम है कि यही लिमिटेशन के बाद फ्रांस में किस तरह से ये राजतंत्र का शासन था, ये किस तरह से अबोलिश किया गया है या इससे किस तरह से उन्मूलन किया गया है, ये हम नेक्स्ट पॉइंट में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो राजतंत्र बनने के बाद फ्रांस में किस तरह से पॉलिटिकल सिंबल्स चित्रकारों ने यानी कि आर्टिशियंस ने किस तरह से सिंबल के जरिए लोगों की भावनाएं, लोगों की इमोशंस बताई थी। लोग कह नहीं सकते थे, लेकिन उस चित्रों की वजह से इमेजेस के दिल में क्या है और यही हम देखने वाले हैं। उसका नाम है रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। देखो, जिसे हम राजनीतिक प्रतीकों को पढ़ना, यही हम पढ़ने वाले हैं। द मेजॉरिटी ऑफ मेन एंड वुमेन इन 19th सेंचुरी कुड नॉट रीड और राइट। मतलब 19th सेंचुरी के मिडल पीरियड में फ्रांस में बहुत से सारे ऐसे लोग थे जो लोग पढ़े हुए नहीं थे, इसलिए वो एजुकेटेड नहीं थे, और एजुकेटेड नहीं थे इसलिए उनको लिखना या पढ़ना नहीं आता था। आपको मालूम है कि फ्रांस में बहुत ही ज्यादा लोग पढ़े हुए नहीं थे, फिर भी लोगों को किस तरह से रिवॉल्यूशन की, समाज में किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा जो लोग या औरतें हैं या पीपल्स है, ये फ्रांस में पढ़े हुए नहीं थे। So images and symbols were recently used or printed words to communicate important idea। मतलब इस तरह से जो महत्वपूर्ण विचार उनके क्या है, उनकी विचारों का प्रचार करने के लिए उन्होंने कुछ सिंबल का इस्तेमाल किया है, जिसे हम छपे हुए प्रिंटिंग वर्ड भी कह सकते हैं या आकृति भी कह सकते हैं। ये सब प्रतीकों का वापर उन्होंने इस्तेमाल किया है। इन प्रतीकों की वजह से फ्रांस की क्या सामाजिक स्थिति थी, ये हमें देखने को मिलती है। द प्रिंटिंग बाय, और ये जो प्रिंटिंग है, द प्रिंटिंग बाय ली बार्बियर, यहाँ पे फिगर नंबर 8 में बताया है, यूज मेनी सच कंटेंट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। यानी कि इस तरह से ली बार्बियर ने ये फिगर बनाया है और इस फिगर में जो भी सिंबल्स है, इस सिंबल से हमें तत्कालीन
क्या परिस्थिति है ये हमें मालूम होती है। और इसके बाद लेट अस ट्राई टू रीड, और इसमें डिक्लेरेशन ऑफ राइट मतलब इनमें जो कुछ घोषणा पत्र या अधिकार के जो घोषणा की है, उस जो अधिकार की घोषणा है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने इस फिगर का इस्तेमाल किया है। और लेट अस ट्राई टू रीड दिस सिंबल, और इस तरह से हमें वो सिंबल्स क्या है जिसे फ्रांस के राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में बताया गया है, या फ्रांस की जो सोशली जो कंडीशंस है ये भी हमें देखने को मिलती है। तो उनमें से पहला है द ब्रोकन चेन। कोई बता सकता है जिसे हम पॉलिटिकल सिंबल्स के रूप में पहला हमें बताया है द ब्रोकन चेन। कोई बता सकता है ब्रोकन चेन क्या होता है? ब्रोकन चेन यानी कि यहाँ पर बताया है कि टूटी हुई जो चेन है, यानी कि जिसे हम जंजीर भी कह सकते हैं। हमें मालूम है यह हथकड़ी जैसा दिखने वाला है, और हथकड़ी पहनने के बाद वो लोग किस तरह से रहते हैं ये हमें अच्छी तरह से मालूम है। यह गुनहगार की लैंग्वेज यहाँ हम इस्तेमाल नहीं करने वाले। हमें मालूम है कि गुनहगार को पहने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा अर्थ मीनिंग नहीं लेना है। यहाँ पर जंजीर यानी कि हथकड़ी लगाने के बाद लोग किस तरह से मूवमेंट करते हैं, यानी कि वो फ्रीडम में रहते हैं क्या? नहीं, वो फ्रीडम में नहीं रहते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर टूटी हुई जंजीर यहाँ पर बताई है, वो बांधने के लिए इस चेन का यानी कि हथकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। उस राजतंत्र से वो शायद अभी इंडिपेंडेंस महसूस कर रहे हैं, मतलब इस तरह से टूटी हुई जंजीर से हमें ये मिलता है। और इसीलिए यहाँ पर बताया है कि ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, टोकन ऑफ फ्रीडम, ऐसा भी इस का अर्थ बता सकते हैं। दूसरा सिंबल है वो है द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस। मतलब देखो वहां पर उसमें से पहला जो रॉड बताया वो सिंगल है, और उसके पीछे अंडर साइड में वहां पर हमें बताया है कि जो बहुत ही रॉड से उसको बैंड किया हुआ है। मतलब इसका ये जनरली अगर मीनिंग अगर हम देखते हैं तो हमें स्कूलों में भी लोअर क्लास में बताया जाता है कि अगर एक लकड़ी रही तो अच्छी तरह से वो जल्दी ही टूट सकती है या टूट जाती है। लेकिन एक लकड़ी के साथ अगर हम ज्यादा से लकड़ियां एक साथ अगर हम तोड़ने का प्रयास करते हैं या कटिंग करने का प्रयास करते हैं तो वो जल्दी टूटते नहीं। और इसी तरह से यहाँ ये सिंबल के जरिए हमें दिखता है। देखो क्या है द बंडल्स ऑफ रॉड्स और फेसेस, यानी कि जो जिसे हम घड़ों का बर्छीदार कहते हैं, जिसे हम रट्ठा भी कह सकते हैं। वन रॉड कैन बी इजीली ब्रोकन। देखो यहाँ पर बताए कि एक जो रॉड रहता है इसे हम अच्छी तरह से इजीली उसे हम ब्रोक कर सकते हैं, लेकिन बट नॉट एन एंटायर बंडल। जो पूरा बंडल रहता है एक लकड़ी का नहीं कि पूरे लकड़ी का जो बंडल रहता है अगर उनको अगर हम ब्रोक करने का प्रयास करता है तो वो टूटता नहीं है। और इसी तरह से स्ट्रेंथ लाइन यूनिटी, यानी कि जो यूनिटी है उस यूनिटी में ही हमारा जो स्ट्रेंथ नजर आता है, जिसे हम एकता में ही बल हमें दिखाई देता है। इसका इस सिंबल्स का इस तरह से मीनिंग हमें देखने को मिलता है। इसके बाद थर्ड है आई बताया है लेकिन ट्रायंगल में, और द आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट। देखो वहां पर लाइट का जो फोकस है उसमें ट्रायंगल बताया है, और ट्रायंगल में ये आई बताया है। क्या कोई बता सकता है आई का सिंबल, आई का मीनिंग क्या होता है? एजुकेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पर क्या बताया है ये हमें देखना है। देखो द आई रेडिएटिंग लाइट, यानी कि जो त्रिभुज के अंदर एक रोशनी बिखरती हुई आंख हमें नजर
ऑल सीइंग आईज स्टैंड फॉर नॉलेज। देखो मतलब जो आंख हमें दिखती है उस आंख का सिंबल क्या है? नॉलेज यानी कि ज्ञान। शायद आपको मालूम होगा एजुकेशन जो शिक्षा लेता है उसको तीसरा आंख है ऐसा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एजुकेशन की वजह से वो जो दिखता नहीं है शायद वो समझ सकता है और इसीलिए नॉलेज को तीसरा आंख कहा जाता है। और आपको मालूम होगा कि महात्मा फुले थोड़ समाज सुधारक भी है और इन्होंने थर्ड आई तृतीय रत्न नाम का एक छोटा सा किताब लिखा है। जो तीसरी जो आंख रहती है उसका सिंबल भी नॉलेज बताया है। मतलब समाज में किस तरह से लोग रहते हैं वो पढ़े हुए लोगों को भी दिखाया देता है। The rays of the sun will drive away the cloud of ignorance, यानी कि जिसे हम सूर्य की किरणों अज्ञान रूपी अंधेरों में किस तरह से मिटा देती है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की किरण किसी भी तरह से कहां पर हम अगर छुपा लेने का प्रयास करते हैं तो वो छुप नहीं सकते। और इसी तरह से ये एजुकेशन का या शिक्षा का रहता है। कुछ भी अगर हमारे पास में चीज रहती है वैल्यूएबल रहे या न रहे वो हमारे पास से एक दिन निकल सकती है या कोई चुरा सकता है या ले सकता है। लेकिन ज्ञान जो ऐसा है जो हमारे मरते दम तक हमारे साथ रहता है और जब तक हम बताते नहीं है नहीं देते नहीं है तब तक वो हमारे हमसे कोई छीन नहीं सकता है। और ऐसा ही सिंबल्स यहाँ पर इसका बताया गया है। मतलब अंधेरे को डिस्ट्रॉय करने वाला, ऐसा भी इसका मीनिंग बता सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर द सिंबल ऑफ रॉयल पावर बताया है जिसे हम राजदंडा कहते हैं, जिसे यहाँ पर राजसत्ता तो नहीं थी लेकिन राजतंत्र मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी मोनार्की वहां पर आई थी और इसी का शायद ये प्रतीक हमें मिलता है। इसके बाद स्नेक बीटिंग इट टेल टू फॉर्म अ रिंग। देखो मतलब ये अंगूठी जैसे हमें ये दिख रहा है और अंगूठी दिख रही है लेकिन अंगूठी में स्नेक ने जो उनकी टेल है वो पकड़ के रखी है और इसी के साथ ऐसे जो सिंबल्स रहते हैं उनको रिंग्स के जरिए हमें वहां पे बताया है। जिसे कि रिंग्स हम जहां रखते हैं वहां से वो मूवमेंट नहीं कर सकती है। हम जिस भी उंगली में वो पहनते हैं वो उसी उंगली से बाहर नहीं निकलते। इस तरह से जो मूवमेंट कर नहीं सकते हैं मतलब डेवलपमेंट होने का जो रास्ता रहता है जिसे हम माध्यम कह सकते हैं वो डेवलपमेंट करने का रास्ता जिनको मिलता नहीं ऐसी सिचुएशन वहां में देखने को का मीनिंग से आया है। देखो सिंबल ऑफ इंटरनेटी यानी कि जो सनातन लोग रहते हैं जिसे हम रूढ़ी परंपरा जो ट्रेडिशन कहते हैं जो अच्छे नहीं रहते हैं यानी कि जो समाज में न्यू क्रिएटिविटी रहती है नया कार्य रहता है उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं जिसे हम सनातन कहते हैं। और यही जो रिंग है रिंग एज नाइदर बिगिनिंग नॉर इस तरह से जो रिंग यहाँ पर बताई गई है मतलब जो अंगूठी यहाँ पर बताई गई है इसका कोई टोक भी कह सकते हैं साइड भी कह सकते हैं। मतलब अगर कोई भी चीज रहा तो उनको साइड रहते हैं साइड के अगर ग्लोब भी रहा तो भी उनको साइड रहता है लेकिन जो अंगूठी है उनको साइड नहीं रहती है। यहाँ पर
बताया है कि इस तरह से उनको कुछ छोड़ देता नहीं है, यानी कि जिसे हम टोक या साइड कहते हैं, ऐसा नहीं रहता है। और इस तरह से ना इधर के ना उधर के, मतलब कुछ भी हम कर नहीं सकते, करे तो ऐसा क्या है होता है, अगर नहीं किया तो ये कुछ करते नहीं है। और इस तरह की जो परिस्थितियां रहती है जिसे हम रिंग का इस तरह से मीनिंग बता सकते हैं। बाद में यहाँ पर बताया है रेड फ्रिजियन कैप। देखो यहाँ पर क्या बताया है, लेकिन रेड कलर के बताइए। क्या आपको मालूम है रेड और फ्रांस का क्या रिलेशन है? कोई बता सकता है? जैसे हमारे फ्लैग में कलर्स रहते हैं, उस तरह से शायद इस कैप का किस तरह बताया है ये देखने वाले हैं। देखो यहाँ पर बताया है जो रेड फ्रिजियन कैप यानी कि लाल फ्रिजियन टोपी जिसे कहते हैं, और आपको शायद मालूम होगा कि कैप वॉर बाय अ स्लेव ओपन बिगिनिंग फ्री, मतलब स्लेव यानी कि दास यानी कि गुलाम। अब फ्रांस में राजतंत्र पूरी तरह से नहीं रहा, राजतंत्र है, लेकिन वो राजतंत्र किस तरह का है? वो राजतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर रहा है, मतलब पूरी तरह से वहां पर राजतंत्र नहीं रहा है। और इसी तरह से जो वहां पर स्लेव यानी कि गुलाम जो थे, अब गुलाम भी वहां राजतंत्र पूरी तरह से नहीं रहा, तो फिर गुलाम किस तरह से वहां रहने वाले हैं। और यही यहां से बताया है कि दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहने जाने वाले, मतलब और दास या गुलाम अभी वो नहीं रहे हैं, वो स्वतंत्र हुए हैं। और आजादी का प्रतीक जो लोग आजाद हुए हैं उनको ऐसी टोपी पहनी जाती थी, मतलब आजादी गुलामों अब गुलामी से बाहर निकलने वाले हैं या बाहर निकले हैं, उसका ये सिंबल है ब्लू व्हाइट एंड रेड। क्या है कोई बता सकता है? यहाँ पर बताया है कि द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस के जो नेशनल कलर्स है, राष्ट्रीय जिसे रंग कहते हैं, ये फ्रांस के राष्ट्रीय या नेशनल कलर्स है। उसके बाद द विंग्स वुमन, देखो वुमेन्स तो यहाँ पर दिखाई देते हैं, लेकिन उनको कुछ विंग्स हमें दिखाई देते हैं। कोई बता सकता है? ऐसे ही हमें जब हम छोटे रहते हैं तब हमें जनरल कहा जाता है कि एक दिन जब हम सुनते हैं हमारे पेरेंट्स का, जब हम अच्छी तरह से रहते हैं, उनका जो भी कहना मानते हैं तो उनको अच्छा लगता है, लेकिन जब हम उनका सुनते नहीं तब वो कहते हैं कि उनको अभी विंग्स आ गए हैं, मतलब उनको अभी पंख आ रहे हैं, मतलब वो अभी सुनने वाला नहीं है, अपने आप छलांग मार सकता है, वो हवा में उड़ सकता है, फ्लाइंग कर सकता है। और यही एक अच्छी तरह से प्रतीक यहाँ पर बताया है। देखो यहाँ पर बताया है पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, यानी कि जो लॉज रहते हैं उनको मानवीय रूप में यहाँ पर बता गया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए जुडिशरी निर्माण की थी और उस जुडिशरी में लॉज के सामने सब लोग समान रहते हैं, यानी कि इक्वल रहते हैं। और आपको शायद मालूम होगा जब हम कोर्ट का सिंबल हमें जब दिखाई देता है, उनकी आंखें बांधे रहती है और हाथ में उनके तराजू रहता है, मतलब जुडिशरी में, मतलब न्यायपालिका में जब वो डिसीजन लेने का प्रयास करते हैं तब वो सामने देखते नहीं है कि कहाँ ये केसेस लड़ रहे हैं या डिसीजन दे रहे हैं, तो सब लोग उनके नजर में एक रहते हैं और इसका ही सिंबल ऐसा ही देखने को मिलता है।
और यहाँ पे हम कानूनी समानता भी कह सकते हैं, इक्वलिटी फॉर लॉज ऐसा भी कह सकते हैं। और आपको शायद मालूम होगा कि हमारे देश में जब ब्रिटेन लोग आए थे, उन्होंने यहाँ पर किस तरह से शासन निर्माण किया ये हमें मालूम है। और इन्होंने भी इक्वलिटी समानता के रूप में यहाँ पर शासन करने का प्रयास किया, लेकिन शुरुआत इक्वलिटी टू लॉज के जरिए उन्होंने की थी। कायदा, उनको कायदा समोर सर्व समान ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन इससे पहले शायद आपको मालूम होगा कि शायद आपने सुना ही होगा कि इंडिया में किस तरह से जो लॉज थे, इंडिया के अलावा अगर हम फ्रांस की, इससे पहले रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पहला जो इस टॉपिक की शुरुआत हमने की थी, तो उसमें हमने देखा था कि ऐसा माना जाता है कि फ्रांस में जिस तरह से श्वान से हम जर्नी करते हैं, तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस में आता है तो हमें श्वान क्या करना है, चेंज करना पड़ता है। और इस तरह से फ्रांस में जैसे हम श्वान जर्नी करने के लिए चेंजेस करते हैं, उसी तरह के हर एक इलाके में दूसरा कानून रहता है। ऐसे कानून फ्रांस में थे। और इसी के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के आने के बाद फ्रांस में जो लॉज थे, लॉज के सामने सब लोग इक्वल माने जाते थे। इसका ये सिंबल हमें दिखाई देता है। और जो लॉज लास्ट है वो है द लॉ टैबलेट, यानी कि विधिपट किस तरह से है ये यहाँ पर बताया है। और द लॉ इज द सेम ऑफ ऑल, देखो इससे पहले भी ये बताया है कि कानून सबके लिए समान है। कानून कोई देखता नहीं है कि ये अच्छा है या बुरा है, गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, किस रीजन में रहता है, कहाँ जन्म हुआ है, ये कुछ भी देखते नहीं है। और ये सामने रखकर भी वो डिसीजन नहीं लेते हैं। और इसीलिए यहाँ पर कहा है कि द लॉ इज द सेम ऑफ ऑल, मतलब कानून के सामने सब लोग एक ही है ऐसा माना जाता है, या समान है ऐसा भी माना जाता है। एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, और उनके उस मतलब उनके नजर में सब लोग बराबर के हैं या इक्वल है ऐसा भी माना जाता है। इस तरह से यहाँ पर हमने फ्रांस के राजनीतिक प्रतीकों के मायने या रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स फ्रांस के कौन से हैं, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ हमने